डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम नाम किस तरह से दे सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है। तो इसमें हम इसके लिए ना कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, तो वो रूल्स हमें सिर्फ याद करने हैं। उन रूल्स को याद करके फिर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल क्या आ जाएगा? इसमें जो सबसे पहला रूल था दैट इज कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, क्या ऑर्डर रखना है हमें आयंस का। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर है हमारे पास, तो कोई भी अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे ये K4FeCN6 आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है कैटायन पार्ट और दूसरा होता है एनायन पार्ट। ठीक, तो जैसे जहाँ पर भी आपको ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर दिखाई दे, बस वहाँ पर आप एक इमेजिनरी लाइन अपने आप से सोच लीजिएगा कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है यहाँ से। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला पार्ट हुआ यानी ये वाला, ठीक, इसको हम बोलेंगे कैटायन, क्योंकि पहला पार्ट कैटायन होता है। ठीक है, और जो ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर वाला पूरा पार्ट है ये हमारा हो जाएगा एनायनिक पार्ट। ठीक, तो हम जब भी कभी आयंस का नाम देंगे तो सबसे पहले हमें कैटायन का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक, और फिर उसके बाद हम एनायन का नाम देंगे। जैसे कि अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर, अब जहां भी आपको कोऑर्डिनेशन स्फेयर दिखाई दे, बस कोऑर्डिनेशन स्फेयर और आयनिक स्फेयर के बीच में आपको एक इमेजिनरी लाइन अपने दिमाग में खींचनी है, ये सच में मत खींच देना। तो इसमें जो पहला पार्ट हो गया ये पूरा पोर्शन जो जितना भी कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर है, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट, और ये हो गया हमारा आयनिक पार्ट। तो जो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया वो यहाँ पर हो जाएगा कैटायन। ठीक, और जो ये सेकंड पार्ट बचा ये हो जाएगा एनायन। तो ये चीज़ का बेटा आप ध्यान रखेंगे कि बस कोऑर्डिनेशन स्फेयर जहाँ पर भी है वहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन आपने खींची, तो फर्स्ट पार्ट उसमें हो जाएगा कैटायन और सेकंड पार्ट उसमें हो जाएगा एनायन। तो चाहे कॉम्प्लेक्स इस तरह से दिया हुआ हो, चाहे कॉम्प्लेक्स इस तरह से, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर पहले है उसमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर का उसमें पहला पार्ट कैटायन होगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर बाद में है वो उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा वो आपका एनायन कहलाएगा। तो सबसे पहले कैटायन का नाम और उसके बाद एनायन का नाम। फिर आता है इसमें कि हम नेमिंग ऑफ लीगेंड्स, लीगेंड्स का नाम कैसे देंगे। तो जो ये न्यूट्रल लीगेंड, सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल लीगेंड्स की, तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ये हमारे पास CO है, तो CO का नाम हो जाता है कार्बोनिल। NO है, NO का नाम हो जाएगा नाइट्रोसिल। ये C5H5N होता है पिरिडीन। H2O यानी वाटर के लिए हम एक्वा वर्ड यूज करते हैं। NH3 के लिए हम एमीन यूज करते हैं और इस एमीन में हम डबल M लगाते हैं, ये चीज जरूर याद रखिएगा। NH3 के लिए एमीन वर्ड लिखा जाता है और एमीन में डबल M लगते हैं। फिर आता है हमारा NH2CH2CH2NH2 यानी कि इथाइलिन डाई एमीन। तो जब आपको कॉम्प्लेक्स में ये दिखाई देगा, ये कॉम्प्लेक्स में EN की तरह लिखा होता है, EN और ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो जहां भी EN लिखा हुआ है इसका मतलब वो इथाइलिन डाईएमीन है। तो NH2CH2CH2NH2 इतना लंबा जनरली नहीं लिखते हैं, ज़्यादातर हम EN इसको लिख देते हैं। तो ये था सेकेंड न्यूट्रल लीगेंड्स का हम नाम कैसे लिखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं हमारे नेगेटिव लीगेंड्स। नेगेटिव लीगेंड्स का नाम बहुत ईजी है। नेगेटिव आयंस जितने भी हैं वो नाम जनरली आपको सबको पता ही है। जैसे ये Cl- क्या होता है, क्लोराइड होता है। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ सफिक्स लगाना है O। और सफिक्स कैसे लगाना है, सपोज देखिए हमारा नाम जो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे क्लोराइड, वो क्या से लिख सकते थे, CHLORID और E। हम अक्सर E, ये तो क्लोराइड लिखते हैं। आपने क्या करना है, इन सारे लीगेंड्स के नाम देखने हैं, उनमें से लास्ट में बस आपको ये E हटाकर इसकी जगह O लिख देना है। बस इतना काम करना है। हर एक के नाम में E जरूर आएगा, उस E को स्किप करना है, उसकी जगह आपको O लिखना है। तो क्लोराइड का क्लोराइडो हो जाएगा, साइनाइड का साइनाइडो हो जाएगा, एसीटेट का एसीटेटो हो जाएगा, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, आयोडाइड का आयोडाइडो, सल्फेट का हो जाएगा सल्फेटो, फिर हो जाएगा सल्फाइड का सल्फाइडो, कार्बोनेट का कार्बोनेटो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइडो, ऑक्साइड के लिए ऑक्साइडो, यहाँ पर थायोसाइनेट के लिए थायोसाइनेटो, फिर ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो, फिर सल्फाइट आया तो सल्फाइटो, एमाइड है तो एमाइडो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, और फिर ये नाइट्राइट हुआ तो नाइट्रेटो। बस आपने सिर्फ ये सब नाम आपको एक्चुअली ध्यान रखने हैं और ये सब आपको पता भी होंगे। ये हम 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ते चले आए हैं, तो ये नाम तो आपको नॉर्मल आयन का नाम जो है, एनायन का नाम आपको पता होगा, बस आपको ई हटाना है और उसमें ओ लिख देना है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद ये तो थे हमारे नेगेटिव लिगेंड्स। तो जनरली कॉम्प्लेक्सेस में नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभार कोई कॉम्प्लेक्स आपको शायद देखने को ऐसा भी मिले जिसमें बहुत कम पॉजिटिव लिगेंड्स भी होंगे। तो पॉजिटिव लिगेंड्स हालांकि बहुत रेयरली कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, लेकिन अगर हमें इनका नाम लिखना पड़े तो हम क्या करते हैं, इसमें सफिक्स लगा देते हैं ईएम। जैसे ये है NO+, तो ये नाइट्रोसो ग्रुप होता है, तो इसमें हमने इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। NO2+, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम। NH2+ NH3, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। तो ये ईएम वाले जो एंडिंग होती है वो पॉजिटिव लिगेंड्स में की जाती है। हालांकि ये पॉजिटिव लिगेंड्स बहुत रेयरली हमें कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलते हैं। फिर नंबर 3 पे हम देख लेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड की। आपको ध्यान होगा मैंने एम्बीडेंटेट लिगेंड बताए थे कि वो मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके पास कम से कम 2 एटम ऐसे होंगे जो वो डोनर एटम की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में वो किसी एक कॉम्प्लेक्स में किसी एक ही एटम से अटैच्ड होगा, तो वो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड में हमें क्या दिखाना होता है कि जिस भी एटम से वो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, बस हमें उसका नाम वहां पर उस एटम का नाम हमें दिखना है। जैसे कि NO2- है, ठीक है, NO2- को हम नाइट्रिटो N भी लिख सकते हैं और हम नाइट्रिटो O भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जैसे सपोज ये कोई मेटल है, ठीक, इस मेटल में अगर ये जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह से NO2, तब तो हम इसका NO2 का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिटो। और क्योंकि मेटल के साथ ये N जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम हम लिखेंगे नाइट्रिटो N। लेकिन अगर ये जुड़ा हुआ हो M फिर ONO, देखिए ये भी नाइट्रिटो ही है, NO2 ही है इसमें भी, लेकिन अब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तब जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तब हम इसका नाम लिखेंगे नाइट्रिटो O। तो बस जिस एटम से वो जुड़ा हुआ है बस उसका नाम वहां पर लिख देना है, बाकी लिगेंड का नाम हम एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरह से हम एम्बीडेंटेट लिगेंड की नेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब नंबर ऑफ लिगेंड्स हमें बताने पड़ेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितने हैं। नंबर मतलब जहां पर भी आपको 2 या ज्यादा, व्हेन 2 और मोर लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप अकर, तो हम क्या लगाते हैं उसमें प्रीफिक्सेस लगा देंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये डिपेंड करेगा कि कितने लिगेंड्स वहां पर जुड़े हुए हैं, इससे हमें मालूम पड़ जाएगा उनका नंबर। जैसे सपोज ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर Fe, H2O6 और Cl3। तो यहाँ पर अगर आप देखें H2O6 जुड़े हुए हैं, यानी 6 वाटर के लिगेंड्स मेटल से अटैच्ड हैं। तो अगर यहाँ पर हम लिगेंड का नाम देंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम यहाँ पर एक्वा है, लेकिन कितने लिगेंड्स हैं ये हमें बताना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर 6 लिगेंड्स हैं इसलिए इसका नाम हेक्सा हम इसमें शुरू में लिख देंगे और फिर इसका नाम लिखें, यानी कि उसके नाम से पहले हम एक प्रीफिक्स लगा देंगे, नंबर का प्रीफिक्स, कि कितने नंबर वहां पर अटैच्ड हैं। तो लिगेंड का अगर हम नाम लिखेंगे तो यहाँ हम हेक्सा एक्वा लिख देंगे, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट इसमें ये बता रखा है कि व्हेन द नेम ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। देखिए, कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी डाई ट्राई यूज हो रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन डाइएमीन। अब देखिए इसमें ऑलरेडी यहाँ पर डाई वर्ड दिया हुआ है, या डाई इथाइलिन ट्राइएमीन होता तो उसमें भी ऑलरेडी डाई ट्राई दिया। तो जिन ऑर्गेनिक लिगेंड्स में ऑलरेडी डाई ट्राई दिया हुआ है वहां पर अगर हम फिर से डाई ट्राई लगाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए कहीं पर, जैसे सपोज ये एग्जाम्पल जो इसमें दिया EN2 है, अब इस EN के लिए तो हम इथाइलिन डाइएमीन लिख रहे हैं, और हमने ऊपर बताया कि अगर 2 लिगेंड्स हैं तो हम डाई लिख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसका नाम लिखूंगी तो इसका नाम क्या, 2 के लिए हमें डाई लिखना पड़ेगा और फिर इसका नाम लिखना पड़ेगा इथाइलिन डाइएमीन। तो डाई इथाइलिन डाइएमीन एक अलग कंपाउंड होता है, तो वो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीफिक्स लगाएंगे हम बिस। यानी अब जब 2 प्रेजेंट होंगे लिगेंड, यानी 2 पॉलीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए हम लगाएंगे वर्ड बिस। अगर 3 प्रेजेंट हुए तो हम लिखेंगे ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा केस, फिर पेंटा केस, फिर हेक्सा केस। इस तरह से हम यूज कर लेते हैं इन नंबर्स को दिखाने के लिए। तो जब भी आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिनमें कि ऑलरेडी डाई ट्राई यूज हो रखा है, उनके लिए हम जो प्रीफिक्स ऊपर लगा रहे थे नॉर्मल लिगेंड्स के लिए डाई ट्राई, वो नहीं लगाएंगे, बल्कि उनकी जगह लगाएंगे बिस, ट्रिस, टेट्रा केस, पेंटा केस, हेक्सा केस, हेप्टा केस, नंबर के बेसिस पर। तो बिस का मतलब 2 होता है, ट्रिस का मतलब 3, उसके बाद तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वो तो आपको बताइए, और उसके आगे KIS आपको लिख देना है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये वाला लिया हुआ है, तो यहाँ पर EN2 का नाम हम क्या लिखेंगे, EN2, क्योंकि 2 EN ले रखे हैं तो 2 के लिए तो हमने बिस लिखा, और EN का नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन, तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बिस लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर इथाइलिन डाइएमीन।
तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमने 2 इथाइलिन डायमीन लिगेंड्स के लिए ये नाम लिखा है। ठीक, फिर आते हैं कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। अब मान लीजिए बहुत सारे लिगेंड्स दे रखे, जरूरी नहीं कि एक ही लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स में दे रखा हो, एक से ज्यादा लिगेंड्स भी हो सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा होगा, व्हेन मोर देन वन टाइप लिगेंड्स आर प्रेजेंट, दे आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो हमें उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देना पड़ेगा। तो जितने भी लिगेंड्स हैं, नेम ऑफ ऑल लिगेंड्स आर रिटन एज सिंगल वर्ड विदाउट एनी सेपरेशन बाय हाइफन्स। तो हमें यहाँ पर सारे लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है, और 2 लिगेंड्स के बीच में या 3 लिगेंड्स के बीच में हमें कोई गैप, ना कोई हाइफन। हाइफन क्या होता है? बस एक डैश जो लगा देते हैं हम छोटा सा, तो कोई हाइफन नहीं लगाना, लगातार हम उसका नाम लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें देखिए 3 लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं। प्लैटिनम तो हमारा मेटल हो गया, NH3 एमीन, ठीक, एमीन को हम A से लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? नाइट्रिटो। नाइट्रिटो में भी ये N है क्योंकि शुरू में इसमें N लिखा हुआ है, तो नाइट्रिटो N से शुरू होता है, ठीक। फिर Cl, Cl क्या है? क्लोराइडो। क्लोराइडो हमारा C से शुरू होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो है हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको, तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? एमीन का। और एमीन क्योंकि यहाँ पर 4 हैं तो इसलिए हम इसको टेट्रा एमीन लिखेंगे। तो ये हमने नाम लिख दिया लिगेंड्स का यहाँ पर, टेट्रा एमीन, ठीक। टेट्रा एमीन लिखा। उसके बाद हमारे पास क्लोराइडो है। क्लोराइडो के लिए सी पहले लिखेंगे क्योंकि एन तो लास्ट में आएगा, तो हम लिखेंगे क्लोराइड, ये सॉरी यहाँ पर क्लोरो लिखा हुआ है, इसको आप क्लोराइडो कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोराइडो हो जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद लास्ट एन बचा, और एन नाइट्रिटो के लिए बचा, तो नाइट्रिटो, और क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए नाइट्रिटो एन हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप पूरा का पूरा एक सिंगल वर्ड लिखा है, कहीं कोई गैप नहीं है। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ गैप आपको ये नाम देना। तो जितने भी लिगेंड्स वहां दिए होंगे, बस आपने सिर्फ उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसका भी नाम ए से शुरू होता है पहले लिखेंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरह से नाम वाले आएंगे। तो आपने जितने भी लिखे हुए हैं वहां पर लिगेंड जितने भी, सबका फर्स्ट लेटर लिख के देख लीजिए, उस लेटर के अकॉर्डिंग ही हम उसको उस ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे एमीन पहले आया तो हम एमीन के लिए ए वाला क्योंकि पहले आता है तो इसलिए हमने एमीन पहले लिखा, और एमीन के कितने जुड़े हुए हैं तो उसको हमने, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि टेट्रा में टी जो है वो बाद में आता है। टी से हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके नाम से मतलब है। आपको सिर्फ नाम देखना है और नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर वो कितने लिगेंड्स हैं बस उनका नंबर उसके आगे हम लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। हम किसी सेंट्रल मेटल आयन का नाम कैसे लिखेंगे? तो अगर ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी कि व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या न्यूट्रल है। अब कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और न्यूट्रल कैसे हो सकता है? देखिए, कैटायनिक का मतलब ये होगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स पार्ट, कोऑर्डिनेशन स्फेयर वाला पार्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले लिखा हुआ है, जैसे ये आप नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है वो पहले दे रखा है, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पहले लिखा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्योंकि जब ये वाटर में जाएगा तो इसके ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट आएगा, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा, और Cl पर नेगेटिव साइन जाएगा। तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर पॉजिटिव पार्ट आया है तो ये हम कह सकते हैं कि जो जब ये कॉम्प्लेक्स वाटर में जाएगा तो क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायनिक होगा इसलिए ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और न्यूट्रल कौन से होते हैं? न्यूट्रल में आपको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही कंपाउंड दिखेगा, ना तो इसके आगे कुछ लिखा होगा ना इसके पीछे कुछ लिखा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया निकिल और कार्बोनिल, ये यहाँ पर 4 लिख देते हैं इसमें, ये 4, ठीक है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस तो जनरली पहचान में आते हैं, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट ही उसमें होगा, ना उसके आगे कुछ ना उसके पीछे कुछ। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पहचान लीजिएगा और न्यूट्रल। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में बस इतना ध्यान रखिएगा जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो पहले लिखा हुआ होगा,
यहाँ पर कुछ लिखा हो और इसके बाद कुछ आयंस यहाँ पर लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो जब कभी कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हो या न्यूट्रल हो, तब हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम बिल्कुल वैसे ही देंगे जैसे कि नॉर्मली इसका कॉमन नेम होता ही है। द सेंट्रल मेटल आयन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स कॉमन नेम। तो सिंपल उसका नाम लिखना है, विच इज फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस कॉम्प्लेक्स में कितनी है वो लिखेंगे। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर में लिखी जाएगी, एंड इज इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ देखा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है AgNH3 तो अगर कोई कहे कि इसमें सेंट्रल मेटल Ag का नाम आपको कैसे लिखना है, तो Ag क्या होता है, सिल्वर। तो हमने यहाँ पर लिखा सिल्वर, सिल्वर के ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 थी। रोमन नंबर कैसे होते हैं, रोमन नंबर सिंपल, जैसे अगर 1 लिखना है तो ये लिखेंगे, 2 लिखना है तो ये लिखेंगे, 3 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 4 लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। तो जो रोमन नंबर होते हैं उस नंबर में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर जो है पॉजिटिव प्लस यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +1 को हम कैसे लिख सकते हैं, रोमन नंबर में खाली 1, आपको प्लस माइनस तो लिखना ही नहीं है वहां पर, सिर्फ आपको रोमन नंबर, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो सिल्वर और ब्रैकेट में 1 करके हमने लिख दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो हमें सेंट्रल मेटल आयन का नाम वैसा ही लिखना है जैसा कि नॉर्मली होता है। लेकिन अगर आ जाएंगे एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए थोड़ा सा रूल जो है चेंज हो जाएगा। वो रूल क्या होगा, देखिए, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, तो आपको क्या करना है, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड्स विद सफिक्स 8। अब की बार आपको क्या करना है, उसके नाम के आगे 8 लगा देना है, ठीक है। और कौन से नाम के आगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर मेटल्स हुज लैटिन नेम्स आर अवेलेबल except for mercury, the suffix 8 is used after the Latin names। यानी कि जिन भी मेटल के लैटिन नेम्स अवेलेबल हैं, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़कर जितने भी एटम्स के हमें लैटिन नेम्स पता है, उन लैटिन नेम के आगे 8 लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है K4FeCN6। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक कैसे है, क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बाद में लिखा है। शुरू में आपका आयनिक स्फीयर आ गया और बाद में आया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अब जब ये वाटर में जाएगा, सोल्यूशन फॉर्म में जाएगा, तो ये कैसे डिसॉल्व होगा, 4K प्लस और प्लस फिर FeCN6 और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर की साइड इस पर -4। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है सोल्यूशन में, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में एनाइनिक है। तो कैटायनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स की बस यही पहचान है। एनाइनिक में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा होता है, शुरू में आयनिक स्फीयर, यानी शुरू में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में पहले ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और बाद में कोई एनायन इसके साथ लिखा हुआ होगा। तो अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपने मेटल को देखना है और ये सोचना है कि क्या मेटल का कोई लैटिन नेम है। जैसे कि ये आयरन है, ठीक है, आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम। तो इसलिए जब इसका लैटिन नेम हमें पता है तो हमें 8 वर्ड उस फेरम में लगाना है, यानी अब उसका नाम हो जाएगा फेरेट। ये चीज आपको ध्यान रख दो, फेरम ना लिखकर उसको हम फेरेट लिखेंगे और फेरेट के बाद फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स में, इसलिए हमने 2 लिखा और ब्रैकेट के अंदर लिखा। लैटिन नेम सिर्फ मर्क्यूरी का हमें नहीं लिखना होता। अगर मर्क्यूरी लिखा हुआ होता, यहाँ पे सपोज FeCN6 ना होकर Hg लिखा होता यानी मर्क्यूरी, तो हम इसको मर्क्यूरेट लिखते। मर्क्यूरी का जो लैटिन नेम है हाइड्रोजाइरम, उसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मर्क्यूरी के लिए तो हम मर्क्यूरेट ही लिखेंगे। लेकिन जैसे सिल्वर है, ठीक है, अब मान लीजिए सिल्वर लिखा हुआ होता यहाँ, तो सिल्वर जब पहले कैटायनिक पार्ट में था तब तो हम उसको सिल्वर लिखेंगे, लेकिन अगर वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में है तो हम इसके लिए अर्जेंटेट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिल्वर का जो लैटिन नेम होता है वो अर्जेंटम होता है, तो हम यहाँ अर्जेंटेट लिखेंगे। ठीक, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के लिए हम सिंबल AU यूज करते हैं, ठीक है, और इसका जो लैटिन नेम है वो ऑरम है, तो इसका जो सिंबल है वो इसके लैटिन नेम से ही आया है, ऑरम। तो अगर ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में AU प्रेजेंट होगा तो हम इसके लिए ऑरेट लिखेंगे।
लेकिन जैसे बाकी सब, जैसे एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम का कोई लैटिन नेम नहीं है, ये एल्यूमिनियम की तरह ही लिख रहे हैं हम इसको, तो इसका नाम एल्यूमिनेट लिखेंगे। प्लैटिनम है तो उसके लिए प्लैटिनेट लिखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे, कॉपर है तो क्यूप्रेट लिखेंगे। तो जिनके भी लैटिन नेम अवेलेबल हैं सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़कर, तो उनके लैटिन नेम के आगे 8 लगाएंगे। अदरवाइज जो भी नॉर्मल नेम्स होते हैं उनके आगे हम 8 लगा देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमें 8 के साथ मेटल का नाम खत्म करना है, और अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमें नॉर्मल नेम ही उसके लिख देने हैं, ठीक। अब आती है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। खाली आयंस दे रखे हों आपको, तो हमें क्या करना है, फॉर नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स आयन, आयन हैज टू रिटर्न आफ्टर द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर सपोज ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर आ गया, मान लीजिए एग्जाम में ये आ गया कि आपको इसका नाम बताना है, तो आपने क्या करना है, इसके नाम के बाद जब इसका नाम खत्म हो जाएगा तो आपको लास्ट में आयन जरूर लिखना है। बस इससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये एक आयन है, ठीक। नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या नाम है, सबसे पहले NH3, क्योंकि एक ही लीगेंड है, वो कौन सा लीगेंड है, उसका नाम है एमीन। और वो कितने लीगेंड है, 4 के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टेट्रा। तो नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन। और ये क्या चीज है, Cu क्या होता है, कॉपर। फिर इसका नाम लिखा कॉपर। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो हमने यहाँ लिख दी, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर आयन। तो चाहे पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, कॉम्प्लेक्स आयन चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, आपको बस बाद में उसके आयन जरूर लिखना है। आयन नहीं लिखेंगे तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। आयन अगर पॉजिटिवली, मतलब इस तरह से एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास, ठीक है, तो उसमें आयन जरूर लिखना है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा अगर उस पर कोई चार्ज बना हुआ है तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयर इज अ गैप बिटवीन द नेम ऑफ कैटायन एंड दैट ऑफ एनायन। माने कोई भी कॉम्प्लेक्स, मैंने अभी आपको बताया हमने K4FeCN6 ही देखा, तो K4FeCN6 में भी क्या है, ये मैं लिख रही हूं यहाँ पर K4, फिर हमने लिखा Fe, ये CN6, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 पार्ट से मिलकर बना है, ये पहला पार्ट हो गया इसका कैटायन और सेकंड पार्ट हो गया इसका एनायन, ठीक है। तो जब भी हम इसका नाम, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, तो जब कैटायन का नाम हम लिख चुकेंगे तो बीच में एक गैप बनाएंगे, और गैप के बाद हम इस पूरे एनायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता था कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू में लिखा हुआ होता, जैसे अभी हमने Fe वाला एग्जाम्पल देखा था, ये था Fe। सपोज यहाँ पर H2O6 लिखा हुआ है, ये ऐसे करके, और बाहर आपको यहाँ पर Cl3 लिखा हुआ है, ठीक है। तब इसका कैटाइनिक पार्ट ये वाला हो जाएगा जो पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और एनायनिक पार्ट Cl वाला हो जाएगा। तो कैटायन का नाम लिखने के बाद हम गैप देंगे और फिर हम एनायन का नाम लिखेंगे। तो बस यही बात इसमें बताई गई है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले कैटायन का नाम, उसके बाद एनायन का नाम, और कैटायन और एनायन के बीच में हम गैप देंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में सबसे पहले हम लीगेंड्स का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम मेटल का नाम लिखते हैं। यानी कि अब मान लीजिए K4FeCN6 का नाम देना है आपने, सबसे पहले आप कैटायन का नाम देंगे। कैटायन का नाम क्या है, कैटायन क्या है यहाँ पर, पोटेशियम, तो आपने लिखा यहाँ पर पोटेशियम लिख दिया, ठीक है। पोटेशियम के बाद आप एक गैप बनाएंगे, गैप के बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट में लीगेंड भी होगा मेटल भी होगा, तो हम सबसे पहले लीगेंड का नाम देते हैं, तो उसके बाद लीगेंड का नंबर देंगे, मतलब लीगेंड का नाम से पहले हम लीगेंड का नंबर लिखेंगे और उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और जैसे ऊपर वाला पार्ट है इसमें भी यही करेंगे। इसमें ऊपर वाला पार्ट में क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है हमारा, उसमें लीगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे, फिर मेटल का नाम, और फिर ये एनायन का नाम लिखेंगे। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी, जैसे जैसे अभी शायद आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे वैसे आपको अपने आप से समझ में आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत ईजी होता है, बस आपको थोड़े से रूल्स याद करने होते हैं, और वो रूल्स ऐसे नहीं है कि जो लिखे हुए आपको रटने हैं, आपको सिर्फ मैक्सिमम एग्जाम्पल करने हैं। जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखे आप करते चले जाइए, अपने आप से आपको मालूम पड़ेगा, और बहुत ईजी है, सिंपल सा नाम है। आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, पहले कैटायन का नाम होगा फिर एनायन का नाम होगा, कैटायन और एनायन के बीच में गैप होगा। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, चाहे वो कैटायनिक पार्ट है चाहे वो एनायनिक पार्ट है, उसमें सबसे पहले आपको लीगेंड का नाम देना है, उसके बाद मेटल का नाम देना है, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है। अगर वो कोई आयन है तो उसके आगे आयन लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक लास्ट इसमें पॉइंट और है कि नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लीगेंड्स।
अगर हमारे पास कोई ब्रिजिंग लिगेंड्स आ जाएं तो ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम हम कैसे देंगे। ब्रिजिंग लिगेंड्स भी मैंने आपको समझाए हुए थे कि हम कैसे ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम देते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बार पहले भी बताया हुआ था, जैसे ये Fe है सपोज, यहाँ पर भी कोई OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कोई OH जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ एक Fe है, ठीक है, ये और ये, ठीक, और यहाँ पर भी कुछ लिगेंड जुड़े हुए हैं सपोज यहाँ पर, और इधर भी कुछ लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक। इस तरह से ये ब्रिजिंग लिगेंड्स कौन से हो गए, ब्रिजिंग लिगेंड जो दो मेटल एटम के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। यानी जो इसके पास लोन पेयर जो ये देते हैं किसी एक मेटल को, यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस मेटल को देगा। ऐसे इसके पास भी लोन पेयर है, तो एक ये इस मेटल को देगा और दूसरा ये इस मेटल को देगा। तो इस तरह से ये ब्रिज का काम करते हैं। तो इन ब्रिजिंग लिगेंड का नाम जब हमें लिखना पड़ेगा तो बस हमें क्या करना है, इनका नाम लिखने से पहले म्यू लिख देना है। तो अ ब्रिजिंग लिगेंड इज इंडिकेटेड बाय एडिंग द प्रीफिक्स म्यू बिफोर द नेम ऑफ द लिगेंड, ठीक। The name of the ligand is separated from mu by hyphen। मान लीजिए हमें OH का नाम लिखना है यहाँ पर, तो हम कैसे लिखेंगे OH के लिए, हम लिखेंगे सबसे पहले म्यू, म्यू के बाद हम हाइफन बनाएंगे और फिर हम लिखेंगे हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि ये, और हाइड्रोक्साइड है क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोक्साइड, तो हमने लिख ही दिया यहाँ पर हाइड्रोक्साइड। अब ई लिखते, ई की जगह हम ओ लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव लिगेंड जो है हमारे ओ पर खत्म होते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्साइडो। सिर्फ लिगेंड का नाम बता रही हूँ मैं, अभी कॉम्प्लेक्स का नाम हम भी आगे जाके स्टडी करेंगे कि कैसे लिखना है। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स के नाम में हम इतना देख सकते हैं कि सिर्फ लिगेंड का नाम हम कैसे लिख रहे हैं। अगर ब्रिजिंग लिगेंड है तो ब्रिजिंग लिगेंड हमें देखने से पता चल जाएगा दो मेटल के बीच में वो एक ही लिगेंड होगा, बस ये पहचान है उसकी कि दो मेटल के बीच में, सॉरी, दो मेटल के बीच में एक सिंगल लिगेंड या डबल लिगेंड, दो लिगेंड हो सकते हैं, तो वो ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे। तो उनके नाम से पहले बस हमें म्यू लगाना है, म्यू के बाद हमें एक हाइफन लगाना है और फिर हम उसका नाम लिखेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आज के लिए तो मैं बस रूल्स ही आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इन्हीं रूल्स के बेसिस पर। तो आज आप बहुत अच्छे से पहले इन रूल्स को ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या है, और रूल्स बहुत ईजी हैं, सिंपल से रूल्स हैं। इतना सा ही ध्यान रखना है कि पहले आपने कैटायन का नाम लिखना है, फिर आपने एनायन का नाम लिखना है, दोनों के नाम के बीच में आपको गैप रखना है, ठीक है ना। और कैटायन अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसमें पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसका नंबर लिखना है, कितने लिगेंड्स हैं। अगर सिंगल है तब तो कोई नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं, मोनो वर्ड हम यहाँ नहीं यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मेटल का नाम लिखना है, तो सबसे पहले आपका लिगेंड का नाम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद मेटल का नाम हो गया, मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो ये तो मैंने तब बताया जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन की फॉर्म में। फिर इसके बाद इसका कोई एनायन लिखा होगा, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा गैप देने के बाद यहाँ पर उसके एनायन का नाम आप लिख देंगे, ठीक। अच्छा, अगर शुरू में है आपका कोई एनायन पार्ट है, मान ली शुरू में कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद आपके पास ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि एनायनिक पार्ट में आपका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना है। तो सबसे पहले आपने कैटायन का नाम लिखा, फिर थोड़ा सा गैप दिया, यहाँ पर कोई हाइफन नहीं लगाना है, सिर्फ गैप देना है, फिर आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, बस ये इस तरह से लिखना होता है। और अगर खाली आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज है, मान लीजिए ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स किस टाइप का डिपेंड करता है, अगर खाली न्यूट्रल होगा तो बस उसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना होगा और कुछ नहीं बना होगा, सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और यहाँ पर कहीं कोई चार्ज नहीं होगा, तो वहाँ देखने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड में, न्यूट्रल लिगेंड कह रही हूँ, सॉरी, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आपको फिर से वही लिगेंड का नाम लिखना है, फिर मेटल का नाम लिखना है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है तो या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो भी चार्ज हो, हमें चार्ज से भी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, लिगेंड का नाम, मेटल का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और बाद में उसके लिख देना है आयन। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाता है। तो बस ये 4-5 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे और ये सब कॉम्प्लेक्सेस हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।